हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार शमी। आई होप यू वेल हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे ईएमआर के टीजीटी सोशल साइंस के हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। तो इसी के लिए देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप चाहे तो वहां से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम सीधी बात करेंगे, रेगुलर चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया था? बताइए, जल्दी बताइए। आता है? ठीक है, तो ये किया था साइरस मैकॉर्मिक ने। जो मशीन काटने की मशीन है उसका आविष्कार किया था साइरस मैकॉर्मिक ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चले आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 16वीं सदी में इंग्लैंड में जमीन की बाड़ाबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए जल्दी, क्या था? तो ये था आपका भेड़ पालन को बढ़ाना। देखिए यहां ध्यान रखें, 16वीं शताब्दी में। ठीक है, भेड़ पालन को बढ़ाना। और हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी व्यावसायिक फसल भारत में उगाई जाती थी? तो क्या उगाई जाती थी? ये उगाई जाती थी नील और अफीम, है ना, हम सबको पता है नील और अफीम उगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ की बात करें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, 18वीं सदी के अंत में भूमि की बाड़ाबंदी करने का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या था? वो 16वीं शताब्दी था और ये 18वीं सदी है। बताइए, तो इसका भी उद्देश्य वही था, भेड़ पालन का विकास करना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कहीं भी, बिल्कुल भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, कैप्टन स्विंग कौन था? तो ये काल्पनिक नाम था, जो मेहनत कशों द्वारा, जो जहाँ के मजदूर हैं, ठीक है, उन्होंने ये नाम दिया था, काल्पनिक नाम था। ठीक है, देखिए मैं रेगुलर वीडियोस, जो ईएमआर से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस आपको मिल रही है। आईसीटी के हमने टॉप 500 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। ठीक है, कंप्लीट कर चुके हैं। आईसीटी की सिर्फ एक वीडियो बची है, और टीचिंग एप्टीट्यूड की सिर्फ एक वीडियो बची है, बाकी सब अपलोड हो चुकी हैं। एनपी से रिलेटेड मैंने 1 शॉट वीडियो दी है। ठीक है, एनसीएफ से रिलेटेड मैंने 1 शॉट वीडियो दी है। हिंदी से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस दी हैं, और प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं, एक अपलोड कर चुका हूं मैं, एक इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगी। ये आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है सिर्फ, और क्या करना है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, जो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, बिना बिल्कुल मत जाइएगा। ठीक है, बहुत मेहनत से वीडियो बनी है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ये है, इंग्लैंड में मेहनत कशों द्वारा भेजे गए धमकी भरे खतों पर निम्न में से किसके हस्ताक्षर होते थे? अभी मैंने बताया, देखिए अभी बताया था, तो वो किसका था? वो हस्ताक्षर होते थे कैप्टन स्विंग के। क्यों? क्योंकि वो काल्पनिक नाम था, है ना। आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 18वीं सदी के अंत तक इंग्लैंड में मजदूरों की दशा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य 3 वक्तव्यों में से भिन्न है? देखिए, अनिश्चित काम, असुरक्षित रोजगार, अस्थिर आय। ठीक है, इसकी वजह से ही तो उन्होंने ये सब काम किया। ठीक है, जो उच्च जीवन स्तर का होता तो फिर बात ही क्या थी? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये अलग इन तीनों से। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में नाजीवाद किसका समर्थक था? तो ये था राज्यों की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। नाजीवाद राज्यों की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन 9 है, यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध को प्रभावी ढंग से समाप्त करते हुए जर्मनी ने कब आत्मसमर्पण किया था? कब किया था? तो ये किया था आपका 7 मई 1945 को, है ना। 7 मई 1945 को समर्पण किया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ये है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये था स्वास्तिक, है ना, पता ही हमें। क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करें तो ये है, वाइमर गणतंत्र। ठीक है, वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 14 अगस्त 1919 को हुई थी, है ना। 14 अगस्त 1919 को वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई थी।
क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है नाजीवादी किस सिद्धांत का विरोधी था। तो जो नाजीवादी है वो किस सिद्धांत का विरोधी था, तो ये था समाजवाद का, है ना। समाजवाद का तो विरोधी था नाजीवाद। उसके बाद अगर हम करें क्वेश्चन नंबर 13 की बात, तो यह है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनों द्वारा अपनाई गई जो ब्लिट्जक्रिग रणनीति में शामिल थे, वो कौन थे, वो लोग शामिल थे जो बिजली की तरह तेज और समन्वित सैन्य हमले, ये शामिल था इनमें। क्या है, लाइटनिंग फास्ट, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री अटैक, ये किए जाते थे, बहुत ज्यादा मिलिट्री अटैक किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, ये है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, इटली और जापान ने कौन सा गठबंधन बनाया था। तो ये बनाया था धुरी शक्ति, है ना, धुरी शक्ति तो बनाया था, एक्सिस पावर। क्वेश्चन नंबर हम 15 की अगर हम बात करें, ये है मीन कैम्प रचना है किसकी है। तो मीन कैम्प रचना है हिटलर की। किसकी, हिटलर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव नहीं था। कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव नहीं था। पहला है यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान, आक्रामक युद्ध प्रचार और राष्ट्र सम्मान की भावना। ठीक है, इनमें से कुछ नहीं था, इसलिए उपरोक्त सभी डी। ठीक है, इनमें से कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, तो यह है आर्थिक क्षेत्र में फासीवाद चाहते थे। क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि राज्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, टू कंट्रोल स्टेट पावर, ये चाहते थे। क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 18 है मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में में जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14वां सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। कब रखा था, तो ये रखा था आपका 1929 को, 1929 को रखा था। क्वेश्चन अगर हम 19 की बात करें, है कौन चाहता था, कौन कहता था मेरी आज्ञा, मेरा मार्गदर्शन और मेरी संतुलित और निर्णय की भावना। Who said my command, my guidance and my sense of balance and judgment, ये कहता थे लास्की। कौन कहते थे, लास्की ने कहा। क्वेश्चन नंबर 20 है फासिस्टों के अनुसार मानवीय सम्मान सर्वाधिक वांछनीय है। कोई मानवीय समानता हो नहीं सकती। नेताओं में आम आदमियों से बेहतर प्रतिभा होती है। नेता और आम आदमी में कोई अंतर नहीं होता। तो फासिस्ट के अनुसार जो नेता है, नेताओं में आम आदमियों से बेहतर प्रतिभा होती है, ये फासिस्टों का मानना था। क्वेश्चन नंबर 21 है रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था। तो देखिए, आपको पता रोलेट एक्ट क्या था, कि बिना मुकदमा किए किसी भी आदमी को उठा के पकड़ लो, है ना। ऑप्शन बी, ये नहीं, गलती से लग गया ये, ठीक है, पेन उधर चल गया। ऑप्शन बी है बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया और मुकदमों की सुनवाई, ठीक है, कोई सुनवाई नहीं होगी उनकी। तो रोलेट एक्ट यही तो था, ठीक है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके सपोर्ट की सच में बहुत जरूरत है, ठीक है, एक बटन दबाने की देर है। क्वेश्चन नंबर 22 है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, तो इटली में फांसीवाद किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था, जो फांसीवाद है वो किसके विरुद्ध हुआ था, तो ये हुआ था आपका उदारवाद और लोकतंत्र के विरुद्ध, उदारवाद और लोकतंत्र के विरुद्ध हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 है फासिस्टों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो ये है कि इसे नौकरशाहों के चयन में मदद करनी चाहिए। ये उद्देश्य नहीं है, बाकी सब उद्देश्य हैं। इसे पार्टियों के उद्देश्य का प्रचार करना चाहिए, इसे नेता का महिमा मंडन करना चाहिए, इसे राज्यों का महिमा मंडन करना चाहिए, ये सब है, ठीक है, ये सब है, लेकिन इसे नौकरशाहियों के चयन में मदद करनी चाहिए, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है फांसीवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है, वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरोधी थे,
वे अनुशासन से अधिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते थे, वे भौतिक दक्षता के पक्षधर थे, वे कानून और व्यवस्था में विश्वास रखने वाले थे। तो 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, वे अनुशासन से अधिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देने वाले थे, है ना। दे प्रेफर्ड फ्रीडम ओवर डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 26 है, इटली में फांसीवाद के उदय में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में से एक था, कौन सा था? तो ये था आपका प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप इटली द्वारा प्राप्त छोटे लाभों द्वारा प्रति आक्रोश। ठीक है, उनके प्रमुख कारों जो मुख्य कारक है उनमें से एक था। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, फांसीवादियों ने विचार किया राज्य व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है, व्यक्ति राज्य से अधिक महत्वपूर्ण है। तो फांसीवादी क्या कहते थे? ये कहते थे जो व्यक्ति है वो राज्य से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 है, राजनीतिक क्षेत्र में फांसीवादी चाहते थे, क्या चाहते थे? ये चाहते थे बहुदलीय प्रणाली, ये चाहते थे बहुदलीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो फांसीवाद अब तक साम्यवाद जैसा दिखता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आपका कि ये एक अधिनायकवादी राज्य, ठीक है, एक अधिनायकवादी राज्य। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 है, 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के, ठीक है, यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे? लगभग 5 करोड़ लोग। कितने? ऑप्शन डी, लगभग 5 करोड़ लोग बस गए थे, है ना। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आप भी बताओ? क्वेश्चंस का जो मैंने बनाए क्वेश्चंस ठीक लग रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने बनाया था? किसने बनाया था? तो ये बनाया था हेनरी फोर्ड ने। हेनरी फोर्ड ने क्या बनाया था? ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा, ठीक है, को हेनरी फोर्ड ने बनाया था। ये है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था आपका 1944 में, 1944 में हुआ था, है ना। अगर नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, यह है पास्ता सिसिली में किन के द्वारा ले जाया गया? पास्ता सिसिली में किन के द्वारा ले जाया गया था इटली में? तो ले जाया गया था आपका अरबों द्वारा, है ना, अरब के लोग लेके गए थे इसको। हु ब्रॉट पास्ता टू सिसिली, इटली में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34, यह है सिल्क रूट का अर्थ क्या है? सिल्क रूट का अर्थ है कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, ठीक है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया कहा जाता था, किसको कहा जाता था? ये कहा जाता अनुबंधित मजदूरों को, अनुबंधित मजदूरों को, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था आयरलैंड में। कहाँ हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 है, दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? जो दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? ये है सोने का एक सक्षम शहर, अ कैपेबल सिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है, एल डोराडो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये है 19वीं सदी में गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया जाता है, किसमें किया जाता है? ये सरफान में किया जाता है, ठीक है, किसमें अक्सर वर्णित किया जाता है? कहां? सरफान। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, 1890 के दशक में
रिंडरपोस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी? रिंडरपोस्ट बीमारी जो है वो किस देश में फैली थी? तो ये फैली थी आपकी अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ फैली थी? अफ्रीका में फैली थी। अब हमसे पूछ रहे हैं कि रिंडरपेस्ट जो है बीमारी मतलब क्या है? तो ये बीमारी, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया, ठीक है, इसलिए बताया ताकि कंफ्यूज ना हो, है ना, कहीं भी आए तो कंफ्यूज मत होना बस। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्गों के द्वारा यात्रा नहीं की? तो ये किसने नहीं की थी? ये नहीं की थी आपकी पर्यटकों ने, टूरिस्ट ने। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, मुंबई में पहला कपड़ा मिल कहाँ खुला? तो ये खुला था आपका 1854 में। कब खुला था? 1854 में खुला था, है ना। क्वेश्चन नंबर 43 है, जे.एन. टाटा ने भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था जमशेदपुर में। कहाँ स्थापित किया था? जमशेदपुर में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 44, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? तो सबसे गतिशील उद्योग थे आपके कपास और धातु। कपास और धातु के सबसे गतिशील उद्योग थे। क्वेश्चन नंबर 45 है, पूर्व औद्योगिकरण के काल में व्यापारी कहाँ से सामान खरीदते थे? कहाँ से सामान खरीदते थे? ठीक है, कहाँ से सामान खरीदते थे? आपका ये खरीदते थे गांवों से, विलेजेस से। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी 1920 में। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 है, पहली भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी बंगाल में। कहाँ पर स्थापित की गई थी? बंगाल में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन की क्वालिटी आपको ठीक लग रही है? क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में औद्योगिक उत्पादन पर हावी यूरोपीय प्रबंध एजेंसी नहीं थी? निम्न में से कौन भारत में औद्योगिक उत्पादन पर हावी यूरोपीय प्रबंधन एजेंसी नहीं थी? इनमें से कौन सी नहीं थी? तो ये आपकी जो एग्लिन मिल है ये नहीं थी। ठीक है, एल्गिन मिल जो है ये नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करें तो बुनाई उद्योग का अंततः 19वीं शताब्दी के अंत तक पतन हो गया था, क्योंकि ठीक है 19वीं सदी के अंत तक पतन हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि भारतीय कारखाने आए और मशीनें में, ठीक है, मशीन से बने सामानों से बाजार पट गया। जाहिर सी बात है, अब भी आपको पता है मशीन क्या काम कर रही है, और अब तो एआई आ गया है, अब तो भूल जाओ, चीज़ें धीरे धीरे चौपट होने वाली हैं। बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से रहना। देखिए ये क्या है, स्पाइनिंग जो है, ठीक है, स्पिनिंग बोलो, स्पाइनिंग बोलो, ठीक है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जो स्पिन की जाती है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था आपका जेम्स हारग्रीव्स ने। जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार किया था आपका जेम्स वाट ने, है ना, जेम्स वाट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्वेश्चन नंबर 52 है, ऊनी उद्योग में महिलाओं ने, ठीक है, स्पिनिंग जेनी की शुरुआत पर हमला किया। क्यों? इससे क्या होगा? देखिए, क्योंकि क्या है, बेरोजगारी के डर ने महिला श्रमिकों को नए परिचय की ओर अग्रसर किया, प्रौद्योगिकी, ठीक है, और महिलाओं को पता नहीं था कि मशीनें कैसे काम करती हैं। महिलाएं हाथ में कताई पर निर्भर करती थी। देखिए जाहिर सी बात है, जब कोई भी
नई मशीन आएगी उसके बारे में नहीं पता होगा तो जैसे होता है उनको अलग निकाल दिया जाएगा, और सिर्फ जो उस चीज़ को चलाते हैं तो बहुत सा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। तो इसमें से तीनों की तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह ने भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ा था? तो ये जोड़ा था आपका सूरत ने। किसने? सूरत ने जोड़ा था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, देख बीच में स्किप मत कीजिएगा, जो यहाँ तक आए हुए हैं प्लीज बीच में स्किप मत कीजिए, बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। 100 क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, रेगुलर देखिए आप प्लीज। क्वेश्चन 54 है, पहले स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया और किसने इस पर सुधार किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो जेम्स वॉट है, जेम्स वॉट ने न्यूकोमैन द्वारा उत्पादित स्टीम इंजन को में सुधार किया था। देखिए, न्यूकोमैन ने इसका आविष्कार किया और उसमें जेम्स वॉट ने उसमें सुधार किया, तो इसलिए क्या है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है कि जेम्स वॉट ने न्यूकोमैन द्वारा उत्पादित स्टीम इंजन में सुधार किया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले थे? तो इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने खुले थे 1730 में। कब खुले थे? 1730 में खुले थे। क्वेश्चन नंबर 56, मशीन उद्योगों में के युग में, मशीन उद्योग के युग में पहले रेशम और सूती सामान कपड़ा उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर हावी थे। कब? मशीन उद्योगों के युग में पहले रेशम और सूती सामान कपड़ा उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर हावी थे। क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो भारत है, भारत के रेशम और सूती सामान कपड़ा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 57 है, हम यह कैसे साबित कर सकते हैं कि कारखाना प्रणाली जो है का पहला प्रतीक कपास था? कैसे साबित कर सकते हैं? तो हम ऐसे साबित कर सकते हैं कि देखिए 18वीं शताब्दी के अंत में इसका उत्पादन तेजी से बढ़ा। पहली बात, 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग के लिए 2.5 मिलियन पाउंड कच्चे कपास का आयात कर रहा था और 1787 तक इसका आयात 22 मिलियन पाउंड तक बढ़ गया। तो ये सारी चीजें एकदम सही है, तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, ठीक है, देखिए उनमें से कुछ कोई भी अगर आपको पॉइंट मिलता है तो आप वही लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, रूस का बहुसंख्यक धर्म, ठीक है, ये क्या है? थालेकिन साम्राज्य भी शामिल था। रूस का बहुसंख्यक धर्म थालेकिन साम्राज्य भी शामिल था। किसमें? तो ये है आपका बी और सी। ये क्या है? बी है रूसी रूढ़िवादी चर्च और कैथोलिक प्रोटेस्टेंट मुस्लिम और बौद्ध। तो आपका डी जो है ऑप्शन सही दोनों। रूस का बहुसंख्यक धर्म था, लेकिन ठीक है, रूसी रूढ़िवादी चर्च और कैथोलिक प्रोटेस्टेंट मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 59 की अगर हम बात करें, ये है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी के बारे में दिया गया कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले एकजुट समूह थे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए पहला क्या है? पहला है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन ग्रामीण इलाकों में सक्रिय समाजवादियों द्वारा किया गया था, एकदम सही है, ठीक है। दूसरा है उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि रईसों से जमीन उन्हें हस्तांतरित की जाए, ये भी बात सही है, लेकिन वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने में एकजुट समूह थे नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर बात ही क्या नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो वे लोग, जो लोग यूरोप में 1815 में मौजूदा सरकारों में तुरंत खत्म करना चाहते थे, उन्हें बुलाया गया, क्या कहा गया उनको? उनको कहा गया आपका क्रांतिकारी, ठीक है। जो लोग यूरोप में 1815 में मौजूदा सरकारों को तुरंत खत्म करना चाहते थे, उनको क्या कहा गया? ठीक है, क्रांतिकारी कहा गया। चले आगे।
क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सत्य है। यहाँ पर नहीं लगाया, देखिए ये है, अचानक 18वीं सदी में कुलीन समाज को बदलना संभव लगने लगा। दूसरी बात है, हालांकि हर कोई समाज का पूर्ण परिवर्तन नहीं चाहता था। तीसरा है, कुछ लोग क्रमिक बदलाव चाहते थे जबकि अन्य समाज के पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। उपरोक्त सभी। तो यूरोप में क्या हो रहा था? तो यूरोप में तीनों चीज़ ठीक है। कुछ ये भी चाहते थे कि कुछ लोग क्रमिक बदलाव चाहते थे और कुछ ऐसा चाहते थे पूर्ण परिवर्तन। हालांकि हर कोई समाज का पूर्ण परिवर्तन नहीं चाहता था। जैसी बात है, ये इसी को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। और जो ऑप्शन ए है, अचानक 18वीं सदी में कुलीन समाज को बदलना संभव लगने लगा था कि चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो ये तीनों ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय क्रांति की माँ कहे जाने वाले मैडम बीका जी रुस्तम कामा ने कहा 1907 में समाजवादी क्रांति के सम्मेलन में भारतीय झंडे को फहराया था। कहाँ फहराया था? तो ये फहराया था आपका, ठीक है, स्टुटगार्ड में। ये फहराया था स्टुटगार्ड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की क्या पद्धति थी? ठीक है, मतलब क्या तरीका था? तो ये था राजवाम बध्य आंदोलन। ठीक है, राजवाम बध्य आंदोलन, ये था उनका तरीका। इसके थ्रू क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और किसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल अलग हुए, उद्भव हुआ? ठीक है, तो ये था, बताइए कौन सा था? देखिए ये था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है आपका कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचिका और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचिका और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो किसने लगाया था? ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? किसको नहीं जाना जाता, बताइए। देखिए बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता नरम दल के लिए। बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता नरम दल के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा? निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो ये कहा था आपका अरविंद घोष ने। किसने किया था? अरविंद घोष ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 68, शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? ठीक है, तो ये है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेले मर्द हैं? भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेले मर्द हैं। तो ये किसको कहा था? लक्ष्मीबाई को। लक्ष्मीबाई को कहा था, है ना। 19 ये है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी? बताइए। तो ये कौन है? यह कैंपबेल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 71 है, बाल गंगाधर तिलक ने किसने अशांति का जनक कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
कौन सा कथन सत्य है? चंद्रशेखर आजाद अनुशीलन समिति के संस्थापक थे, भगत सिंह नौजवान सभा के संस्थापक थे, प्रफुल्ल चौकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, और पुलिस अधीक्षक जो सैंडर्स की हत्या उधम सिंह ने की थी। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो जो है भगत सिंह नौजवान सभा के संस्थापक थे। जो भगत सिंह थे वो नौजवान सभा के संस्थापक थे, ये कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 73, जतिन दास को किस आरोप में बंदी बनाया गया था? जो जतिन दास है उसको किस में बनाया गया था? जो लाहौर का षड्यंत्र हुआ था ना, उसमें बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 74 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1928 में। 1928 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? कौन थे? तो ये थे भगत सिंह, है ना। आपने मूवी भी देखी होगी, उसमें कहता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को अब हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हम बना देते हैं अब। ठीक है, उसी नहीं याद है ना। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल विभाजन के समय भारत 1905 में वायसराय था? कौन था? कौन था? तो ये था आपका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, ये बी पर लगा है, कभी ए पर सोचो, बी पर। क्वेश्चन नंबर 77 है, पिट्स द्वारा शुरू की गई दोहरी सरकार जब तक भारत में इंडिया एक्ट चलता रहा, निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा समाप्त किया गया था? द ड्यूअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय पिट्स इंडिया एक्ट टू ऑपरेट इन इंडिया until it was abolished by which of the following laws? ठीक है, तो ये किस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, पिट्स द्वारा शुरू की गई दोहरी सरकार जब तक भारत में इंडिया एक्ट चलता रहा, निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन निरसन से संबंधित है? ठीक है, निरसन से संबंधित है। ये है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का। Who among the following is related to repeal the Vernacular Press Act of 1878? ठीक है, तो कौन संबंधित है? कौन संबंधित है? ये लॉर्ड रिपन संबंधित है। लॉर्ड रिपन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 80 है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसको मित्र ने धोखा दिया? किसको मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेज ने पकड़ लिया और मौत की सजा दे दी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह के संदर्भ में से किसको मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों ने पकड़ लिया और मौत की सजा दे दी थी? क्वेश्चन नंबर 80, इसका करेक्ट आंसर हो गया तात्या टोपे। तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 81 है, वॉरेन हेस्टिंग्स सुधारों के अनुसार जो निम्नलिखित में से एक न्यायालय की स्थापना की गई थी आपराधिक मामलों में अपील अदालत? ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिसबैलेंस हो रहा है कैसे? एज पर वॉरेन हेस्टिंग रिफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट वाज सेट अप बाय द अपील कोर्ट ऑफ द क्रिमिनल केस? तो ये हुआ था
81। देखिए जो सदर निजामन अदालत है, ठीक है, ये क्वेश्चन शायद देखिए आप क्वेश्चन इसको यहाँ से मत देखिए, क्वेश्चन इंग्लिश का पढ़िए, ठीक है। एज पर वारेन हेस्टिंग रिफॉर्म विच अमंग द फॉलोइंग कोर्ट वाज सेट अप एज द अपील ऑफ द क्रिमिनल केसेस। तो क्रिमिनल केसेस के लिए कहाँ पर था, ये था आपका सदर निजाम अदालत, ठीक है, ये इसके लिए रखा गया था। ये थोड़ा सा चेंज हो गया है क्वेश्चन थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 82 है, पश्चिमी भारत पुनर्जागरण के जनक कौन थे। पश्चिमी भारत पुनर्जागरण के जो जनक थे वो कौन थे, वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एमजी रानाडे। एमजी रानाडे थे, एमजी रानाडे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो 83 है, 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग किसका था, तो ये था तात्या टोपे का, तात्या टोपे का था। क्वेश्चन नंबर 84 है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो ये कौन थे, ये थे हजरत महल, ये थे नेता, ठीक है, हजरत महल नेता थे। क्वेश्चन नंबर 85 है, अजीमुल्लाह खान के सलाहकार कौन थे। तो अजीमुल्लाह खान के सलाहकार थे नाना साहब, नाना साहब थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 86 है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, ये है ग्वालियर में। कहाँ स्थित है, ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई के ने अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध लड़ा था, तो ये विरुद्ध लड़ा था ए, ठीक है, ह्यू रोज के विरुद्ध, ह्यू रोज के विरुद्ध लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 88 है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था, कब हुआ था बताइए। मेरठ में जो विद्रोह हुआ था वो 10 मई 1857 को हुआ था, 10 मई 1857 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था। व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल जो विद्रोह हुआ था, तो वो किसने किया था, ये किया था आचार्य विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 90 है, राम प्रसाद बिस्मिल निम्नलिखित में से किस मामले से जुड़े थे। तो ये जुड़े थे आपके काकोरी कांड से, जो काकोरी षड्यंत्र था उसके काकोरी कांड से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से कौन सा लोकप्रिय रूप से भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। कौन जाना जाता है, तो ये जाना जाते हैं आपके दादा भाई नेरोजी, दादा भाई जो नेरोजी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, अगस्त 1947 के तुरंत बाद गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाने लगा, क्योंकि वह कौन थे, ठीक है, क्योंकि वह भारत के लिए, उन्होंने भारत के लिए स्वतंत्रता जीती, है ना। बाकी कंपैरिजन में तो भाई देखो और क्या है, वे संत राजनेता थे, वे क्षीण पिता की तरह लग रहा था, ठीक है, भारतीयों को बहुत प्यार करते थे, ये सब नहीं। क्वेश्चन नंबर 93 है, महान उर्दू कृति, ठीक है, गुबर अल खातिर के लेखक कौन थे। तो इनके लेखक थे आपके मौलाना आज़ाद, मौलाना आज़ाद लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित में से कौन विदेशी भूमि पर भारत की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा नहीं था, जो जुड़ा नहीं है। तो कौन जुड़ा नहीं है, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली है, ये नहीं जुड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 1995 है, 1939 के कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में, ठीक है, पट्टभी सितार मैया
किससे पराजित हुए थे? तो ये किससे पराजित हुए थे? ये हुए थे आपके सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस से। कौन? पट्टभी सितार मैया। क्वेश्चन नंबर 96 है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे आपके विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 98, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व का तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 99, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ था? किस युद्ध के बाद हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? तो ये हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जैसे कि हमें पता है भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है। और आज आपका अंतिम प्रश्न जो है यह है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान में किस शहर में परमाणु बम गिराया था? तो ये गिराया था, जो सबसे पहले गिराया था हिरोशिमा पर। ठीक है। जो हिरोशिमा पर गिराया था वो गिराया था आपका 6 अगस्त 1945 को। ठीक है। और इस बम को नाम दिया गया लिटिल बॉय। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। लिटिल बॉय नाम दिया गया जो हिरोशिमा पर गया। ठीक है। और जो नागासाकी पे गिराया गया था इसको फैट मैन नाम दिया गया था। फैट मैन, जो बम गिराया था उसको बोला जाता था फैट मैन नाम दिया गया। जो हिरोशिमा पे गिराया था उसको लिटिल बॉय और जो नागासाकी पे गिराया गया उसको फैट मैन नाम दिया गया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है। आप मुझे ये बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए। ठीक है। जिन्होंने वीडियो अंत तक देखी है उनके लिए एक बात बता रहा हूँ, जिन्होंने वीडियो अंत तक देखी है आपको इसकी पीपीटी विद आंसर्स, ठीक है, विद आंसर्स आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर जाकर मेरा ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसकी विद आंसर आपको पीपीटी मिल जाएगी। जाने से पहले जब आप एग्जाम रूम में जाएंगे उससे पहले एक आध दिन पहले इसको एक बार 100 क्वेश्चंस को आप रीड आउट कर लीजिएगा, तो काम खत्म हो जाएगा, काम एकदम फिनिश हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। कैसी लगी वीडियो? और अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो सब्सक्राइब करिए ज़रूर, बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। ठीक है। और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, आपके सपोर्ट की सच में बहुत ज़रूरत है। ठीक है। और मुझे इतना झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। इस तरह से खुश रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है। टेक केयर ऑल, ख्याल रखिए अपना।